हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सीरीज फर्स्ट में लेक्चर नंबर 13 जिसमें हम बात करेंगे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंट कंपोजिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम के बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें देखते हैं गाइस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इंक्लूड्स। मतलब मेटाफेज स्टेज कहाँ पे होती है? सेल डिवीजन में होती है। तो मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले आपने सुना होगा, इनका जो सबसे ज़्यादा क्लियर कट ये विजिबल होते हैं, सबसे अच्छे दिखाई देते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, वो क्रोमोसोम की जो पिक्चर ली जाती है बुक्स में, वो आपकी मेटाफेज स्टेज पे होती है। तो पहला क्वेश्चन है, इसके अलावा जो और बहुत सारे फीचर्स दे रिप्रेजेंट दे शोइंग ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज इंक्लूड्स सीज देयर फंक्शन एज एसेसिबल जेनेटिक मटेरियल। मतलब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है मेटाफेज स्टेज पे जाके बंद हो चुकी होती है, क्योंकि ये इंटरफेस स्टार्ट होती है और चलती रहती है। दूसरा पॉइंट है, दे बिकम कॉम्पैक्ट, ट्रांसपोर्टेबल एंड इंडिविजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर ये इंडिविजुअली विजिबल होने की कैपेसिटी इसी स्टेज के अंदर रखते हैं मेटाफेज। कहने का मतलब सबसे क्लियर कट पिक्चर अगर आपको लेना है क्रोमोसोम का, तो यू कैन गो टू मेटाफेज स्टेज। नाउ क्रोमोसोम फॉर्म क्लासिक 4 आर्म स्ट्रक्चर। देखिए वही बात आई, अंडर इंडिविजुअली माइक्रोस्कोप तो सबसे ज़्यादा देखा क्या कि सेंट्रोमियर होता है, इसके 2 क्रोमेटिड इस तरीके से। तो ये सबसे 4 आर्म्ड स्ट्रक्चर आपको कब दिखाई देगी? मेटाफेज स्टेज पे गाइस। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि जो आपका क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए होता है, वो अपना एज एसेसिबल जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में अपना काम बंद खुला होता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो गई है, सीज हो गई है। और द कम्पैक्ट, ट्रांसपोर्टेबल, इंडिविजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। मतलब सबसे क्लासिक 4 राउंड स्ट्रक्चर जो होती है वो कब दिखाई देती है? वो मेटाफेज स्टेज पे दिखाई देती है। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रोमोसोम एट द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन गाइस। तो करेक्ट आंसर आपका होता है डी। तो आपको जो 3 इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है गाइस, वो आपकी मेटाफेज स्टेज पे पहुंचने से पहले बंद हो जाती है, मेटाफेज स्टेज पे रुक जाती है, वो नहीं हो पाता है। और मेटाफेज स्टेज पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट, ट्रांसपोर्टेबल, इंडिविजुअली विजिबिलिटी जो होती है वो इसी स्टेज में मिलती है। कहने का मतलब ये 4 आर्म जो क्लासिक स्ट्रक्चर होती है वो इसी स्टेज पे बनती है। सो करेक्ट आंसर डी। ना क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं, व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्रोमेटिन। देखिए क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन द मटेरियल जो क्रोमोसोम को बनाता है। कहने का मतलब अगर हम क्रोमेटिन की बात करें तो गाइस क्रोमेटिन जो होता है वो आपका जो डीएनए होता है प्लस हिस्टोन, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। मतलब ये प्योर मटेरियल, जो बिल्डिंग ब्लॉक है क्रोमेटिन। अगर जनरल वर्ड में क्रोमेटिन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब वो मटेरियल जिससे फाइनली क्रोमोसोम बनेगा। और वो कहाँ से बनता है? वो डीएनए और हिस्टोन के एक दूसरे के साथ रैपिंग, जो आयनिक बांड के थ्रू एक दूसरे से बॉन्ड हो जाते हैं, उसके बाद बनता है क्रोमेटिन, ठीक है। तो अब क्रोमेटिन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ कंपोजिट मटेरियल। देख कंपोजिट का मतलब हुआ कि 2 लोगों से बना है। किसके? अनकंडेंस्ड डीएनए और अराउंड द हिस्टोन। जैसे सपोज करते हैं ये आपका हो गया हिस्टोन और इसके चारों तरफ ये डीएनए के स्टेट पॉइंट, ये इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अनकंडेंस्ड डीएनए रैप्ड अराउंड द हिस्टोन, उसे हमने क्या बोला है? क्रोमेटिन। दूसरा पॉइंट है, इट अलाउ मैसिवली लॉन्ग मॉलिक्यूल टू फिट इनटू सेल न्यूक्लियस। और जो क्रोमेटिन होता है उसकी क्वालिटी ये भी है कि उसकी वजह से ये जो मैसिव डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने साइज, स्मॉल साइज के सेल के न्यूक्लियस में समा सकते हैं, लोकेट हो सकते हैं। ये केवल क्वालिटी किसके पास है? क्रोमेटिन बनने की वजह से ही होती है। तो क्रोमेटिन के पास ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी कैन प्रोवाइडेड कि इतना लार्ज मैसिव न्यूक्लियर डीएनए फिट ओनली इन स्मॉल साइज न्यूक्लियस ऑफ द सेल। नाउ इट्स स्ट्रक्चर वेरीज विद सेल साइकिल। सेल साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस पे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वेरीज करती है। बिल्कुल सही बात है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर एक से नहीं रहती है, डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट होती है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्लासिक 4 आर्म्ड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मेयोसिस। और क्रोमेटिन की वजह से ही जो सबसे क्लासिक 4 आर्म्ड स्ट्रक्चर होती है, जो माइटोसिस और मेयोसिस दोनों के दौरान बनती है, जो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव होती है, वो भी आपकी क्रोमेटिन की वजह से बनते हैं। क्रोमेटिन अगर नहीं होता है कि दूसरा कोई मटेरियल होता है कि कंप्लीटली डीएनए या कंप्लीटली हिस्टोन्स या कोई दूसरा मटेरियल, तब जो 4 आर्म्ड जो क्लासिक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम की होती है, जो अपीयर होती है ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मेयोसिस, वो नहीं बन पाती। तो कहने का मतलब है क्रोमेटिन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू द क्लासिक 4 आर्म्ड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो ये भी इन्फॉर्मेशन ठीक है, करेक्ट आंसर आपका होता है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन ठीक है कि क्रोमोसोम का, क्रोमेटिन का रोल क्या होता है। नाउ 2 माइक्रॉन सर्किल इज कंसर्न विद। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 माइक्रॉन सर्किल इज कंसर्न विद।
एपिसोम ऑफ द बैक्टीरिया, प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया, प्लाज्मिड ऑफ ईस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी, प्लाज्मिड ऑफ ईस्ट को हम बोलते हैं। ईस्ट क्या होती है? सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, मतलब एक यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड फंजाई होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका प्लाज्मिड होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? 2 माइक्रोन सर्किल कहा जाता है। नाउ व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्लाज्मिड। देखिए प्लाज्मिड के बारे में क्या बात सही है। तो प्लाज्मिड आप जानते हैं कि कोई सेल है, सेल के बारे में उसका अपना और उसके बाहर जो डीएनए पड़ा होता है, ठीक है, वो लीनियर और सर्कुलर डिफरेंट टाइप से होता है। तो बात करते हैं व्हाट इज ट्रू अबाउट द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? देखो प्लाज्मिड नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया। पहले ही माना जाता था कि प्लाज्मिड केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है, बट उसके बाद में रिपोर्ट ये मिली कि कुछ यूकैरियोट में भी आपको प्लाज्मिड मिलता है। जैसे हमने ऊपर बताया था आपको 2 माइक्रोन सर्किल, ये क्या है? ये प्लाज्मिड है, मगर कहाँ पाया जा रहा है? ईस्ट में पाया जा रहा है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में के अलावा ये कुछ सिलेक्टेड यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, तो ये बात भी सही हो गई। इट इज़ फाउंड इन द ईस्ट, ठीक है। उन्होंने कहा कि सम यूकैरियोट्स में भी बात कर सकते हैं, इन्हें यहाँ पे नाम से दे दिया ईस्ट, इट इज़ फाउंड इन द ईस्ट, तो ये बात भी ठीक हो गई। सही, करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? डी। देखिए प्लाज्मिड के बारे में क्या बात है कि नेचुरली फाउंड इन बैक्टीरिया, मतलब बहुत पहले से बस बैक्टीरिया में पाया जाता था, बाद में रिपोर्ट हुआ कि कुछ यूकैरियोट में पाया जाता है। वो यूकैरियोट कौन है? ईस्ट है। तो ए बी सी एंड डी आर कंप्लीटली राइट, सो गाइस करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ इन मोस्ट ऑफ द ईस्ट स्ट्रेन, स्ट्रेन समझते हैं, स्पीसीज के बाद का जो स्टेटस होता है टेक्सोनॉमी में, उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। इन मोस्ट ऑफ द ईस्ट स्ट्रेन न्यूक्लियस हैविंग ए 6.3 सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट कॉल्ड है। देखिए वही बात अभी जो हमने बताई थी उसी के बारे में उन्होंने ओपन क्वेश्चन कर दिया कि 6.3 kb का एक एक्स्ट्रा, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब लाइक दैट, ठीक है, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट, ठीक है। और वो डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ ईस्ट, ईस्ट क्या है? यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड फंजाई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो वाइज उसे हम अभी हमने आपको जो बताया हम उसे वही बोलते हैं 2 माइक्रोन सर्किल, ठीक है। ये किसका? इसको 2 बातें मालूम चल गई, ये तो सर्कुलर होता है और इसका साइज कितना होता है? 6.3 किलो बेस पेयर होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ईस्ट, यूनिवर्सल नहीं है, मोस्ट ऑफ द ईस्ट स्ट्रेन में ये पाया जाता है, 2 माइक्रोन सर्किल बोलते हैं। इन यूकैरियोट्स द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, देखिए कोई भी सेल होती है यूकैरियोट, तो उसमें एक अपना न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डीएनए के होते हैं, और दूसरा इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक जो स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी कुछ डीएनए प्रेजेंट होता है। तभी माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोटिक, और आपका क्लोरोप्लास्ट भी यूकैरियोट में हम बात करें, प्लांट भी यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब एनिमल और प्लांट में अगर बात करें तो प्लांट के केस में आपका क्लोरोप्लास्ट और एनिमल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे 2 ऑर्गन हैं जिसमें अपना खुद का सेल्फ का भी डीएनए होता है बिसाइड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो होता ही है, इसके अलावा इन 2 ऑर्गन्स में अपना भी डीएनए होता है, तो इसलिए इन दोनों ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि इन यूकैरियोट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, मतलब जो न्यूक्लियस का डीएनए जो क्रोमोसोम है उनके बारे में बात नहीं करेगी, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है वो भी कहाँ पे? यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो वो कैसा होता है? सेमी सर्कुलर, सर्कुलर, लीनियर एंड नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर जो 6 का है वो आपका बी। जैसा उसमें बताया था आपको ईस्ट में 2 माइक्रोन सर्कुलर था, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब देखते हैं दी बॉन्ड टाइप बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। तो देखो 2 इन्फॉर्मेशन तो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं कि जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपको हिस्टोन्स होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो इनके बीच अटैचमेंट के लिए जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, बोथ नन पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब दोनों चार्ज हैं, तो चार्ज वाले बॉन्ड कौन से कहलाते हैं? वो आपके क्या कहलाते हैं? सिंपल सा आंसर हो गया, क्लियर हो गया आपका, आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं, क्योंकि चार्ज की डिपेंडेंसी से हो रहा है, चार्ज पे डिपेंड बॉन्डिंग क्या कहलाती है? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस हो गए। करेक्ट आंसर आपका 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं इन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन देखिए क्या हो गया? जो बेसिक मटेरियल होता है जो क्रोमोसोम को बनाता है, डीएनए और हिस्टोन का कंपोजिट मटेरियल क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। तो कह रहा है क्रोमेटिन में हिस्टोन और डीएनए की परसेंटेज कितनी होती है जब वो क्रोमोसोम बनाते हैं? कहने का मतलब अगर क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें 50% आपका हिस्टोन होता है और 50% ही डीएनए होता है। इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होता है वो ए होता है, ठीक है, 50% हिस्टोन और 50% डीएनए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच अमाइनो एसिड। अब ऊपर जो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि हिस्टोन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब गाइस थोड़ा सा आप समझें,
पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या होगा? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब होना चाहता है कि वो अमाइनो एसिड 3 तरीके के होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो एसिडिक पॉजिटिव चार्ज होने के लिए जो अमाइनो एसिड हिस्टोन को बनाने में यूज होंगे वो कैसे होने चाहिए? बेसिक होने चाहिए। और बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं आपको खूब पता है? आर्जिनिन और लाइसिन होते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा गाइस? सी। क्योंकि हिस्टोन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ बेसिक अमाइनो एसिड्स होने चाहिए, ठीक है। तो और बेसिक अमाइनो एसिड में खूब पता है जो ऑप्शन हैं उसमें आर्जिनिन और ग्लाइसिन जो है आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। ग्लाइसिन जो है आपका एक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं। हिस्टोन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन कर दिया, लॉर्ड फेयर के वही क्वेश्चन है उसी को। हिस्टोन कैसी प्रोटीन है? आपको बताया भी, क्योंकि इसके अंदर कौन से अमाइनो एसिड है? बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। तो हिस्टोन कैसी होगी गाइस? हिस्टोन भी बेसिक अमाइनो एसिड्स बनने वाली बेसिक प्रोटीन होगी। तो हिस्टोन कैसी है गाइस? सी, ऑप्शन बी, बेसिक प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक अमाइनो एसिड की कॉम्पोजिशन से बनती है ना। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड? मतलब कितने टाइप की हिस्टोन जो है न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में कितने टाइप की हिस्टोन प्रेजेंट होती है? तो गाइस जो यूकैरियोटिक आपके एनिमल्स होते हैं उनमें जो डीएनए होता है उसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसमें आपकी 5 टाइप की हिस्टोन्स होती है। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। जो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी, ठीक है। कितने टाइप की? 5 टाइप की। और ये 5 टाइप कौन से देखते हैं? H1, H3, H4, ये 3 कैटेगरी होगी। फिर उसके बाद H2A और H2B। तो ये कितने हो गए? 5 टाइप। तो करेक्ट आंसर आपका डी कि 5 टाइप की हिस्टोन जो होती हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में प्रेजेंट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग 5 क्लासेस ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन विच वन इज लार्जेस्ट? सबसे बड़ी कौन सी है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जी, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि जो 5 क्लासेस हैं हिस्टोन के उसमें से सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है? H2A, H4, H3, H1, H2B, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोटीन है? ये आपकी है डी, H1 जो है वो सबसे बड़ी प्रोटीन है, ठीक है, सबसे बड़ी हिस्टोन प्रोटीन है। और अब इसमें देखते हैं एक चीज़ और यहाँ पे हमने बताई आपको, गाइस देखिए H1, H2A और H2B ये इसमें लाइसिन रिच होते हैं ये, और जबकि H3 और H4 जो होते हैं वो आर्जिनिन रिच होते हैं। ये पांचों का डिस्क्राइब कर दिया। मतलब दोनों ही जो हैं वो पूरी तरीके से बेसिक प्रोटीन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसे बोलना चाहिए आपका पॉजिटिव चार्ज होती है। और कौन सा अमाइनो एसिड्स होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं। जैसे H1 में आपका लाइसिन ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं आर्जिनिन भी होता है, मगर लाइसिन रिच होती है। H2A, H2B इसके साथ है, जबकि H3 और H4 में आर्जिनिन होता है। मतलब दोनों में बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। और जो लार्जेस्ट कौन सी? H1 है ना। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात कर लेते हैं। द कोर पार्टिकल appears on string of the chromatin as bead-like bodies under the electron microscope is called as। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल समझिए। ये आपका जो एक क्रोमेटिन की वो है, क्या कहते हैं, छड़ जैसे बोलते हैं, रॉड है, ठीक है, क्रोमेटिन बनने की तरीका। अब इसके ऊपर कुछ ऐसे मोती बीड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कुछ जगहों पर ये जो मटेरियल होता है बबल टाइप का होता है, ठीक है। तो लिखा दी कोर पार्टिकल अपीयर ऑन स्ट्रिंग ऑफ द क्रोमेटिन, जो क्रोमेटिन की स्ट्रिंग हो गई, और इसके ऊपर जो बबल या बीड लाइक जो बॉडीज प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमें दिखाई देती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। 13 का आंसर हो गया डी, ठीक है, इन्होंने हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ये न्यूक्लियोसोम हो गया। नाउ फिर से देखते हैं एक बार, व्हाट इज ट्रू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसोम? अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है? जेनेटिक्स है, थोड़ा सा आप समझ लें, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं। न्यूक्लियोसोम देखिए सिंपल से आंसर है, इस तरीके के जो आपका क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के ऊपर जो बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, दे आर न्यूक्लियोसोम्स होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसोम? एक न्यूक्लियोसोम जो होता है वो किसका बना होता है? 8 हिस्टोन्स होती हैं और 11 नैनोमीटर का डायमीटर होता है, 146 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। मतलब पूरी तरीके से बातें बताई हैं कि न्यूक्लियोसोम का अगर जनरल हम बात करें तो उसमें 8 हिस्टोन्स होती हैं। अब हिस्टोन तो हमने बताई 5 होती हैं, तो कहने का मतलब उनके मालिक्यूल 8 होते हैं। जैसे कैसे कि जो आपका H3 होता है वो होता है, H4 होता है वो होता है, H2A होता है और H2B होता है, और इन सबके जो होते हैं 2-2 होते हैं पार्ट, ठीक है, 2-2 मालिक्यूल होते हैं। तो ये कितने हो गए? 8 हिस्टोन्स हो गए। जबकि H1 इसमें नहीं दिखाया आपको गया, वरना तो 10 हो जाते अगर डबलिंग हो जाती। H1 को छोड़ के बाकी जो 4 बच्चे उनकी डबलिंग होती, तो 8 हिस्टोन्स होते हैं किसमें? न्यूक्लियोसोम में। इसके अलावा इसके अगर हम डायमीटर देखें तो ये आपका 11 नैनोमीटर होता है, और इसके टोटल अगर हम इसमें डीएनए के बेस पेयर की बात करें तो इनमें 146 बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। ये 3 इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूक्लियोसोम। तो करेक्ट आंसर आपका डी। ये जो इन्फॉर्मेशन है कि 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल, 11 नैनोमीटर डायमीटर और 146 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ऑफ डीएनए
इतना कुछ मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोसोम को। करेक्ट आंसर आपका डी। एंड क्वेश्चन नंबर 15 में बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन आउट ऑफ 5, ठीक है 5 ही हैं टोटल, आउट ऑफ इज नॉट फाउंड इन न्यूक्लियोसोम एज ए कंपोजिटिंग एलिमेंट। आपने अगर ऊपर वाला क्वेश्चन देखा गाइस तो आपको बिल्कुल आंसर हो जाएगा। हमने क्या, उसने कहा कि 8 हिस्टोन्स होती हैं और जिसमें आपने देखा था H1 को छोड़ के बाकी सबके 2-2 मॉलिक्यूल होते हैं। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन आउट ऑफ 5, मतलब 5 में से इज नॉट फाउंड इन द न्यूक्लियोसोम एज ए कंपोजिंग एलिमेंट, मतलब न्यूक्लियोसोम को बनाने में, उसे कंपोज करने में कौन सी हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट नहीं करती। तो गाइस करेक्ट आंसर आपका सिंपल सा ए हो गया, H1 उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेटिंग इन द पैकेजिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम ऑन द क्रोमेटिन फाइबर। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गाइस, उधर जब उसने पार्टिसिपेट कंपोजिशन में नहीं करा था, पार्टिसिपेट इन, बट वो पार्टिसिपेट किस में कर रहा है, पैकेजिंग में। 2 वर्ड समझिए, कंपोजिंग और पैकेजिंग। कंपोजिंग में H1 ने पार्टिसिपेट नहीं करा था, बट वो न्यूक्लियोसोम के जो क्रोमेटिन फाइबर के ऊपर उन्हें अटैचमेंट करने में कौन मदद करता है, H1 करता है, क्योंकि वो कंपोजिंग का पार्ट नहीं है। तो यहाँ भी आंसर कौन हो गया, H1 पार्ट। ये पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियोसोम पैकेजिंग में। बाकी जितने भी हिस्टोन प्रोटीन हैं गाइस वो आपके पार्टिसिपेटिंग होते हैं न्यूक्लियोसोम कंपोजिशन में, न्यूक्लियोसोम को बनाने में। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं, विच हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन लिंकर डीएनए आर स्पेसर डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए बनाने में जो हेल्प नहीं करी थी, किसने नहीं करी थी, H1 ने नहीं करी थी। तो जो डीएनए बना उसे हम क्या बोलते हैं, लिंकर डीएनए, स्पेसर डीएनए बोलते हैं। क्योंकि डीएनए तो डीएनए, वो कुछ पार्ट, कुछ डीएनए ऐसा काम करने लगा तो बोलते स्पेसर डीएनए, कुछ ने लिंकर करना तो लिंकर डीएनए। मगर आपको वेल नोन पता है कि आपने जो न्यूक्लियोसोम बने थे गाइस, उसके न्यूक्लियोसोम की पैकेजिंग में पार्टिसिपेट करा था H1 ने, मगर कंपोजिंग में नहीं करा था। यहाँ फिर वही बात पूछ रहा है कि विच हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट होती है। एब्सेंट कौन सी होती है, H1 एब्सेंट होती है, ठीक है, स्पेसर डीएनए और लिंकर डीएनए। क्योंकि इट इज H1 इट इज नॉट पार्ट ऑफ कंपोजिंग मटेरियल, ठीक है, कंपोजिंग में मदद नहीं करता, ये पैकेजिंग में मदद करता है किसी चीज़ को वहाँ पे अटैचमेंट करने पे। जैसे लाइक दैट ये स्ट्रिंग्स है तो ये न्यूक्लियोसोम इस पर अटैच हो, चिपक जाए इस तरीके से इन पीस हैं, तो इन्हें अटैच करने में H1 का रोल होता है। ये समझ लो, ये जो स्ट्रेंथ होता है ये H1 का काम करता है, ठीक है। जबकि इनका कंपोजिशन में 4 जो वो हैं वो आपकी वो नहीं है, ये आपके H3, H4, H2A और H2B का काम होता है, ठीक है, अटैचमेंट या लिंकिंग में काम करता है। तो कह रहा है जो आपका स्पेसर डीएनए, लिंकर डीएनए बनेगा उसमें कौन सी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगी, वो H1 एब्सेंट होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, हर एक स्टेटमेंट क्वेश्चन के बारे में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम का डायमीटर देखिए, दिस लाइक स्ट्रिंग हो गई, ये आपका क्रोमेटिन हो गया, ठीक है, इसके ऊपर न्यूक्लियोसोम रखा हुआ है इस तरीके से। तो इसका डायमीटर जो होता है 11 नैनोमीटर होता है, और जो आपकी क्रोमेटिन है उसका डायमीटर 30 नैनोमीटर होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्रोमेटिन का डायमीटर कितना होता है, जो क्रोमेटिन की राड होती है 30 nm, और जो न्यूक्लियोसोम होता है इसका डायमीटर 11 नैनोमीटर। इसके अलावा कह रहा है इन सेल 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बाइंड अप पर बेस पेयर। एक बेस पेयर डीएनए का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंपल स्टेटमेंट सुने कि डीएनए सेल के अंदर बहुत सारे वाटर्स को भी अपने से बाइंड किए रहता है। अब इसका देखा डीएनए का कंपोजिशन बेस पेयर, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को ये अपने जोड़े रखेगा, तो एक बेस पेयर डीएनए का जो होता है वो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाउंड किए रहता है। ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। आगे बात देखते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन डी में, एन ए अनरिप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंटेन्स सिंगल कंटिन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल। जब तक क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन ना होता, वो अपने को डबल ना करो, तब तक उसके अंदर केवल एक सिंगल कंटिन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है। ये भी बात जो है बिल्कुल ठीक है। कब तक, जब तक वो गाइस वो अनरिप्लिकेटेड रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर केवल एक सिंगल कंटिन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। सो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होता है। ये जितने भी स्टेटमेंट हैं सभी आपके करेक्ट हैं, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से रखें, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट एक क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है कि न्यूक्लियोसोम का डायमीटर कितना होता है, क्रोमेटिन का डायमीटर कितना होता है, एक बेस पेयर जो होता है सेल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करे रहता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में बात करते हैं, टिपिकल न्यूक्लियोसोम इंक्लूड्स हाउ मेनी बेस पेयर्स ऑफ डीएनए। एक न्यूक्लियोसोम जो आपने बनाया था गाइस, उसमें आपने देखा था 4 हिस्टोन प्रोटीन के 2 बार 2 मॉलिक्यूल यूज हुए थे, 8 टोटल हिस्टोन प्रोटीन। इसी तरीके से 146 के अंदर बेस पेयर थे। तो अब ये कह रहा है कि एक डीएनए के, एक न्यूक्लियोसोम जो पूरा बॉडी बनता है उसके अंदर डीएनए के कितने बेस पेयर होते हैं, मतलब वो डीएनए का कंपोजिटिंग मटेरियल है। एक डीएनए के कितने बेस पेयर से एक न्यूक्लियोसोम खड़ा हो जाता है, तो लगभग अबाउट 200 ओनली 200 बेस पेयर होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, ठीक है। करेक्ट आंसर 19 का सी। एंड लास्ट क्वेश्चन गाइज ऑफ दिस सीरीज सेक्शन, द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स विद एंजाइम। ठीक है, आपको एंजाइम का नाम बताना है जिससे ट्रीटमेंट करने पे क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं रिजल्ट इन डाइजेशन ऑफ लिंकर डीएनए एंड रिलीज फ्री न्यूक्लियोसोम बीट्स। मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम्स है आउट ऑफ दिस 3 मेंशन बिलो
कि उनके डाइजेशन के बाद जो क्रोमेटिन फाइबर है वो ब्रेक हो जाता है और उसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियोसोम के बिट्स अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। तो वो कौन सा है, डीएनएज है, क्योंकि डीएनए काम कर रहा है क्रोमेटिन। आरएनएज है, नहीं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज है। तो करेक्ट आंसर गाइज आपका है यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस। देखिए आरएनए तो कभी नहीं हो सकता, आपको बताएं, क्योंकि हम डीएनए की लिंकर डीएनए की बात कर रहे हैं, तो अलावा अवधि गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छी है। अब डीएनए केवल सिंपल सा जो होता है ना, उन्हें बिल्कुल डीएनए ख़त्म करना, बिल्कुल डैमेज करना। यहाँ पे इन्हें बोला है कि रिलीज न्यूक्लियोसोम ब्रेक्स, एक लिमिट तक। जैसे प्रोटीन को जब हम तोड़ते हैं तो पेप्टाइड बनते हैं, पेप्टोन्स बनते हैं, अमाइनो एसिड बनते हैं। तो कहने का मतलब प्रोटीन 2 अमाइनो एसिड कर दें तो ये बहुत बड़ा मेजर ब्रेक डाउन होगा। अगर हम प्रोटीन 2 पेप्टाइड करें तो ये माइनर सा ब्रेक डाउन होता है। तो इसी तरीके से प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ना है, एक अलग चीज़ होती है, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ना है, बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तो दूसरी चीज़ होती है। यहाँ पे बोला है कि न्यूक्लियोसोम जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब पॉलीपेप्टाइड के इक्विवेलेंट है, वहाँ तक हमें ब्रेक करना है। तो हमें जो एंजाइम चाहिए होगा वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियेज एंजाइम चाहिए होगा गाइस। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी। एंड दिस इज कंप्लीट। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।